सूरजपुर गांव में इस बार गर्मी आग बनकर बरस रही थी। धरती तप रही थी और गरीबों की जिंदगी धूप में जल रही थी। ऐसे ही एक छोटे से टूटे घर में कमला और रघुवीर अपने बच्चों के साथ रहते थे। रघुवीर दिन भर खेतों में मजदूरी करता और कमला दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी। गरीबी थी, लेकिन उनके घर में प्यार और मेहनत की कमी नहीं थी। गरीबी थी, लेकिन उनके घर में प्यार और मेहनत की कमी नहीं थी। लो बच्चों, जल्दी से खाना खा लो। देखो सूरज कितना तेज हो गया है, स्कूल जाने में देर हो जाएगी। और हाँ, पानी की बोतल साथ ले जाना। माँ, आज तो सुबह से ही बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आसमान आग उगल रहा हो। कल रात भी पंखे के बिना बिल्कुल नींद नहीं आई। हाँ माँ, मैं तो पूरी रात जागता रहा। इतनी गर्मी थी कि बार बार प्यास लग रही थी। काश हमारे घर में भी ठंडी हवा चलती। क्या करे बेटा, गरीबों की जिंदगी में आराम कहाँ होता है। हम मेहनत करेंगे तभी एक दिन हमारे घर भी खुशियाँ आएंगी। अब जल्दी खाना खत्म करो। उस साल गर्मी ने गांव वालों की हालत खराब कर दी थी। दिन में लोग धूप से जल रहे थे और रात में गर्म हवा सोने नहीं देती थी। हर इंसान बस बारिश और ठंडी हवा का इंतजार कर रहा था। इस बार तो गर्मी जान निकाल रही है। इतनी तेज धूप में खेतों में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या करें, मजदूरी नहीं करेंगे तो घर कैसे चले। सही कह रहे हो जी, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ इसी मेहनत से चल रहा है। भगवान बस इतनी ताकत दे कि हम हिम्मत न हारे। आज खेतों में काम करते करते कई मजदूर चक्कर खाकर गिर गए। सूरज की तपिश इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से निकलने से भी डर रहे थे। पूरा गांव गर्म हवाओं से परेशान था। मैं अब खेत पर निकलता हूँ। अगर देर हो गई तो जमींदार हरिराम फिर गुस्सा करेगा। शाम तक लौट आऊंगा। बच्चों का ध्यान रखना। आप चिंता मत करो, मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर हवेली काम पर चली जाऊंगी। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर रघुवीर तपती धूप में खेतों की तरफ निकल गया और कमला बच्चों को लेकर स्कूल जाने लगी। चारों तरफ गर्म हवा चल रही थी, मानो आसमान से आग बरस रही हो। कमला गांव की सबसे बड़ी हवेली में काम करती थी। उस हवेली में रत्ना देवी अपने पति महेंद्र और बच्चों रिया करण के साथ रहती थी। हवेली की चमक दमक देखकर कोई भी हैरान रह जाता। अरे कमला, आज जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करो। शाम को करण का जन्मदिन है, पूरा घर चमकना चाहिए। जी मालकिन, मैं अभी झाड़ू पोछा और बर्तन खत्म कर देती हूँ। उसके बाद सजावट में भी आपकी मदद कर दूंगी। कमला सुबह से बिना रुके काम कर रही थी। भीषण गर्मी में उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मेहनत और जिम्मेदारी साफ दिखाई दे रही थी। देख कमला, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज शहर से बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं, सब कुछ शानदार दिखना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। आज की पार्टी में कोई कमी नहीं रहेगी। धीरे धीरे पूरा घर रंग बिरंगी लाइटों और गुब्बारों से सजने लगा। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन कमला के मन में अपने बच्चों की चिंता अभी भी बनी हुई थी। कमला, शाम को अपने बच्चों को भी साथ ले आना। इतनी बड़ी पार्टी है, उनका भी मन खुश हो जाएगा। और हाँ, मुझे थोड़ी मदद भी चाहिए होगी। ठीक है मालकिन, मैं शाम को बच्चों को तैयार करके ले आऊंगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। शाम होते होते पूरी हवेली रोशनी से जगमगा उठी। चारों तरफ रंग बिरंगे गुब्बारे, तेज म्यूजिक और मेहमानों की भीड़ थी। गांव के लोग ऐसी शानदार पार्टी पहली बार देख रहे थे। दीदी, ये घर कितना बड़ा है। और देखो ना, बाहर इतनी गर्मी है, फिर भी अंदर कितनी ठंडी हवा आ रही है। हाँ सोनू, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बड़े होटल में आ गए हों। यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। सच में, एसी तो बहुत मजेदार चीज होती है। काश हमारे घर में भी एसी होता, तो हम भी ठंडी ठंडी हवा में आराम से सोते। इतने में केक काटने का समय हो गया।
सारे मेहमान तालियां बजाने लगे और बच्चे खुशी से करण का जन्मदिन मनाने लगे। केक कटने के बाद सारे लोग खाने पीने में व्यस्त हो गए। उधर गुड़िया और सोनू ठंडी हवा का मजा लेते लेते हवेली के अंदर घूमने लगे। उनके लिए यह सब किसी सपने जैसा था। दीदी, इधर आओ। इस कमरे से तो सबसे ज्यादा ठंडी हवा आ रही है। लगता है यहाँ वाला एसी बहुत तेज चल रहा है। वाह, ये कमरा कितना सुंदर है और ये बिस्तर तो बिल्कुल रुई जैसा मुलायम लग रहा है। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं ना? दोनों बच्चे धीरे से कमरे के अंदर चले गए। ठंडी हवा लगते ही उन्हें बहुत सुकून मिलने लगा। दिन भर की गर्मी और थकान उनकी आंखों में उतरने लगी। दीदी, यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों में बैठे हों। हाँ सोनू, बस 2 मिनट आराम कर लेते हैं, फिर वापस नीचे चलेंगे। लेकिन ठंडी हवा और मुलायम बिस्तर पर लेटते ही दोनों बच्चों की आंख लग गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब 15 मिनट बीत गए। कुछ देर बाद करण की बहन रिया कमरे में आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर गुड़िया और सोनू पर पड़ी, वह गुस्से से चिल्लाने लगी। मम्मी, जल्दी यहाँ आइए, ये दोनों हमारे बेड पर सो रहे हैं। देखो, इन्होंने पूरा बिस्तर गंदा कर दिया। रिया की आवाज सुनकर रत्ना देवी गुस्से में कमरे की तरफ दौड़ी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। अभी के अभी इस बेड से नीचे उतरो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के कमरे में आने की? ये कोई धर्मशाला नहीं है। अभी के अभी इस बेड से नीचे उतरो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के कमरे में आने की? ये कोई धर्मशाला नहीं है। रत्ना देवी की तेज आवाज सुनकर दोनों बच्चे डर कर उठ गए। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और दोनों कांपते हुए नीचे खड़े हो गए। क्या हुआ मालकिन? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? बच्चों से कोई गलती हो गई क्या? गलती? तेरे बच्चों ने अपने गंदे कपड़ों से मेरा पूरा बेड खराब कर दिया। एसी देखा नहीं कि सीधे आकर यहाँ सो गए। अपनी औकात भूल गए हैं ये लोग। मालकिन, बच्चे हैं, नादानी में यहाँ आ गए होंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें माफ कर दीजिए। नहीं, अब बहुत हो गया। आज के बाद तुम यहाँ काम करने मत आना और अभी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। रत्ना देवी की बातें सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपने बच्चों का हाथ पकड़कर हवेली से बाहर निकल गई। उस रात गर्मी से ज्यादा उन्हें अपमान की आग जला रही थी।